हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 6 नवंबर एंड 7 नवंबर का करंट अफेयर और आज की डेट है 8 नवंबर। प्लीज़ क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। दोस्तों, मैं आजकल बहुत बिज़ी हूँ और इसी की वजह से आपको वीडियो लेट शेट पहुँच रही हैं, यही कारण है। और मुझे इस बात का ज़्यादा खुशी है कि आप लोग बस वीडियो से इस्तेफ़ादा करें, यानी फ़ायदा उठाएं। चाहे आपको वीडियो लेट पहुँचे या कुछ भी पहुँचे, ये समझ लें कि मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ आपके फ़ायदे और खुशी के लिए कर रही हूँ कि आपको फ़ायदा मिले। वरना अदरवाइज़ अगर मैं वीडियो ना भी डालूँ रोज़ तो मेरा कोई लॉस होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कोई मतलब कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है जिससे कि मेरा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो भी मैं कर रही हूँ सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स की भलाई और सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जो कंटेंट क्वालिटी, जो मुझे मेरे अंदर जो स्किल है उससे आपको फ़ायदा हो, इसलिए कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें और क्यूसेल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, मिला जुला के मैं पेश करती हूँ, आप सुनिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में युद्ध एवं सशस्त्र के संबंध में पर्यावरण को शोषण से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी ये जो वॉर एंड वेपन, इन दोनों से जब लड़ाई होती है तो युद्ध और सशस्त्र जो बल होते हैं, उन मतलब बल तो छोड़िए क्योंकि वो फोर्स होती है, सशस्त्र यानी जब युद्ध होता है तो उन फोर्सेस को सशस्त्र का यूज़ तो करना ही पड़ता है ना, वही शस्त्रों का यूज़ करना पड़ता है, सशस्त्र बलों को तो करना पड़ेगा जब युद्ध होगा। तो युद्ध एवं सशस्त्र बलों के संबंध में जो जनधन हानि होती है वो युद्ध में या हथियारों को इस्तेमाल करने से वो तो होती है, लेकिन उससे पर्यावरण शोषित भी होता है, यानी एनवायरमेंट लॉस बहुत होता है। तो युद्ध एवं सशस्त्र बलों के संबंध में पर्यावरण को शोषण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, समझ गए ना। अब एक्सप्लॉयटेशन, जो एनवायरमेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो तमाम तरह के खतरनाक तरीके की चीज़ों से एनवायरनमेंट भर जाता है, जैसे कि हथियारों में जाहिर सी बात है कोई अच्छी चीज़ तो यूज़ होती नहीं है ना, मतलब बहुत कुछ होता है, तो पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनते, तो उनसे जो एनवायरनमेंट लॉस होता है उसको बचाने के लिए ये डे मनाया जाता है। कब ये मनाया जाता है? 6 नवंबर को। ये 7 नवंबर का करंट अफेयर, ठीक है। 6 और 7 का हम डिस्कस कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने 5-6 कह दिया हो तो। 6-7 इसका डिस्कस कर रहे हैं, 6 और 7 का। आज 8 नवंबर है और 6 और 7 का डिस्कस कर रहे हैं, तो मिला जुला के। तो ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सुनामी दिवस, विश्व सुनामी दिवस, वर्ल्ड सुनामी डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन है। सुनामी के खतरों के संबंधित मुद्दे जितने भी दुनिया भर में होते हैं, उन मुद्दों से जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे या विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने अपनी दूसरी तिमाही में 52% लाभ किस बैंक ने अपनी दूसरी तिमाही में 52% लाभ दर्ज कर लिया है? तो 52% लाभ किसने, 52% प्रॉफिट किसने कमाया है? किस बैंक ने? SBI ने। आपको बता दूं कि वैसे तो बैंकिंग ईयर शुरू होता है 1 जून से, लेकिन फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ये आपका 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक रहता है। माफ़ कीजिए, 1 जुलाई से बैंकिंग ईयर शुरू होता है, 30 जून तक रहता है बैंकिंग ईयर का। 1 जुलाई से 30 जून तक 1 जुलाई से 30 जून तक बैंकिंग ईयर कहलाता है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है, यानी फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो जब फायदे या नुकसान की बात होगी तो उसको वित्त में यानी फाइनेंस में काउंट किया जाता है। जब फायदे और नुकसान की बात होती है तो फाइनेंस में काउंट करते हैं। तो ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है
31 मार्च तक जो होता है वो क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक बैंकिंग वर्ष यानी बैंकिंग ईयर, ये याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। तो फिलहाल जो ये दूसरी तिमाही, तो अप्रैल मई जून एक हो गई, और जुलाई अगस्त सितंबर 2 तिमाही पूरी हो गई। तीसरी तिमाही में रिजल्ट आ गया ये कि दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा 52% लाभ कमा लिया है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिनेश गर्ग आजकल चेयरमैन है। दिनेश खर लिखा हुआ है लेकिन ये दिनेश गर्ग ही होगा, ठीक है। मुंबई में हेडक्वार्टर 1955 में। आप इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखें, यानी स्थापना वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बाल शिक्षा सप्ताह, बाल शिक्षा सप्ताह यानी चिल्ड्रन एजुकेशनल वीक कब मनाया जाएगा, तो 8 to 14 वर्ष, और इसको महाराष्ट्र मनाएगा 8 to 14 नवंबर, 8 to 14 नवंबर, यानी 8 से 14 नवंबर तक महाराष्ट्र मनाएगा बाल शिक्षा सप्ताह। ये कौन सा राज्य मना रहा है, महाराष्ट्र। अब ये बात है कि ये महाराष्ट्र मना रहा है, तो महाराष्ट्र में क्या है कि देखिए पूरे भारत में एक बात मशहूर है कि 14 नवंबर को, हकीकत बात है ये, मशहूर नहीं रियलिटी है, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका जन्म दिवस जयंती कब होती है, 14 नवंबर को। तो 8 से 14 नवंबर बाल शिक्षा सप्ताह या बाल सप्ताह मनाएगा। बाल सप्ताह कह सकते हैं कौन, महाराष्ट्र। और पूरे भारत में मनाया जाएगा 14 से 20 नवंबर शिक्षा सप्ताह यानी एजुकेशनल वीक। ये स्पेशली चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए है। 14 से 20 इंडिया मनाएगा और महाराष्ट्र कब मनाएगा, 8 से 14 याद रखिएगा। और 19 नवंबर को क्या आता है, जो मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती होती है, तो जयंती होती है इंदिरा गांधी जी की, यानी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी ये इंदिरा गांधी, इन्हीं की जयंती होती है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री थी। कौन थी, पूर्व प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कौन करेगा, तो ये एक वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होगा। इसका आयोजन करेगा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी इसका आयोजन, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका आयोजन करेगी, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये पूछ सकते हैं। तो इसकी अध्यक्षता करेगा कौन, इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यानी प्रधानमंत्री अपने भारत के अपने प्रधानमंत्री करेंगे इसकी अध्यक्षता। और आयोजन कौन करेगा, कि इसका वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड कॉन्फ्रेंस है ये, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड कॉन्फ्रेंस। फिर से याद रखिए, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये जो है इसका आयोजन कौन करेगा, वित्त मंत्रालय, और अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना, और मुझे बहुत ही हिसाब से बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी निगरानी उपग्रह किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, निगरानी उपग्रह किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो निगरानी उपग्रह ये नासा ने अभी लॉन्च किया है, नासा ने, ठीक है। ये निगरानी उपग्रह एक सैटेलाइट है और इसको बनाया है स्पेस के लिए, किसने, नासा ने। अब नासा ने बनाया है, तो नासा की बात कर लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी,
और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जिम ब्रिडनस्टीन। और साथ ही बता दूं कि वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु समझौते से अपना पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश पीछे हटा है? पेरिस जलवायु समझौते से कौन सा देश पीछे हटा है? तो अमेरिका। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटा, मतलब अब अलग हो गया है। कैसे अलग हो गया है? इसका टाइम पूरा होने वाला था, और जब पेरिस जलवायु समझौता जब टाइम पूरा होने वाला होता है और 1 साल पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है, तो इसने अब इन्फॉर्म कर दिया है और पेरिस जलवायु समझौते से ये अब अलग हो गया है पूरी तरह। ठीक है, नवंबर 2019 में इसने बता दिया था, नवंबर 2020 में अब पेरिस जलवायु समझौते में कौन नहीं है? तो अमेरिका। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान की तीसरा किट, राफेल विमान का तीसरा बस्ता या तीसरा किट किस एयरवेज को प्राप्त हुआ है? राफेल विमान की भेजी हुई जानकारी का तीसरा बस्ता या तीसरा किट किस एयरवेज को प्राप्त हुआ है? तो जामनगर एयरवेज को। किसको? जामनगर। ये इससे पहले, ये दूसरा है, माफ कीजिए, एक और आ चुका है इससे पहले, और वो मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई बात। मैं आपको बता जरूर दूंगी, कल बता दूंगी पढ़ के। तो दूसरा है ये, दूसरा किट, दूसरा एक बस्ता या बैग कहिए, जिसमें इंफॉर्मेशन है राफेल विमान जो भेजी है, और उसी की इंफॉर्मेशन का दूसरा ये किट प्राप्त हुआ है जामनगर एयरवेज को। याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सार्वजनिक विभागों और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को किस राज्य ने मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की है? हाल ही में अभी सार्वजनिक विभागों और गरीबी रेखा के नीचे या गरीब लोगों को किसने मुफ्त में इंटरनेट प्रदान करने की घोषणा की है? तो केरला ने। आपको पता है केरला में के फोन प्रोजेक्ट चल रहा था, और के फोन प्रोजेक्ट में क्या था कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे थे उन्हीं को इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था। लेकिन अब इसमें सार्वजनिक विभागों को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि ऐसे सार्वजनिक विभाग जिनकी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं है और जिनको इंटरनेट की ज़रूरत है पब्लिक वर्क के लिए। किसके लिए? पब्लिक वर्क के लिए। अच्छा, राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? शिवांगी सिंह। बनारस की हैं ये, वाराणसी की, याद रखिएगा। कौन है? शिवांगी सिंह, वाराणसी की हैं, याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाड़ी देश किस खाड़ी देश में पहली बार ये इतिहास रचने जा रहा है कि चुनाव का आयोजन किया जाएगा? ये कौन सा खाड़ी देश पहला खाड़ी देश बनेगा जिसमें चुनाव आयोजन होगा, यानी इलेक्शन बेस पर सरकार चुनी जाएगी। खाड़ी देशों में आज तक आपने क्या सुना होगा? सुल्तान, राजा, ये खलीफा, ये सब खलीफा तो नहीं अब होते, सुल्तान या राजा ही होते हैं, ठीक है। लेकिन पहला खाड़ी देश कौन सा बनेगा जो चुनाव का आयोजन कराने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बनेगा? तो पहला खाड़ी देश बनेगा कतर। कौन बनेगा? कतर। कतर में इस बार इलेक्शन करवाए जाएंगे और इलेक्शन के बेस पे सरकार जो है चुनी जाएगी। तो ये कतर बनेगा, दोहा कैपिटल है और कतरी रियाल करेंसी है, और खालिद बिन इसके प्रेसिडेंट हैं। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की जेसिंडा आर्डन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो न्यूजीलैंड। किस देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो न्यूजीलैंड की तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई हैं जेसिंडा आर्डन। आपको परसों भी बताया था कि प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन है, लेकिन एक क्वेश्चन और बताया था परसों तरसों कि प्रियंका राधा कृष्णन, ये वो महिला है, भारतीय मूल की महिला है, और ये न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है। कौन बनी है? प्रियंका राधा कृष्णन भारतीय मूल की मंत्री बनी है न्यूजीलैंड में, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गई है जेसिंडा आर्डन। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एक ही जगह ले लिया है मैंने।
कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। और करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। हाँ, न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री तो यही हो गई हैं, जेसिंडा आर्डन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय नौसेना ने किस रॉकेट का हाल ही में भारतीय सेना ने किस रॉकेट का उड़ीसा चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना ने किस रेंज से एक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसका नाम है पिनाका। डीआरडीओ ने पिनाका का उन्नत वर्जन है ये, ठीक है। पिनाका रॉकेट का उन्नत वर्जन है और उसका सफलतापूर्वक, यानी उन्नत वर्जन समझते हैं, मतलब बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत तरक्की, उन्नत कहते तरक्की वाला, तरक्की याफ्ता, यानी प्रोग्रेसिव या लेटेस्ट कहिए। तो इसका लेटेस्ट वर्जन है पिनाका रॉकेट का। इसको डीआरडीओ ने बनाया है और इसकी जिस रेंज से परीक्षण हुआ है, सफलतापूर्वक परीक्षण, वो कौन सी रेंज है? उड़ीसा चांदीपुर रेंज। तो उड़ीसा चांदीपुर रेंज से परीक्षण किया है। किसने परीक्षण किया है? ये भारतीय नौसेना ने और डीआरडीओ ने बनाया। डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इंग्लिश में, और वलश मूलम विज्ञानम ये संस्कृत में है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और आपको पता था डिफेंस रिसर्च रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनको कौन करता है? तो वो डीआरडीओ ज़्यादातर वो सारे रॉकेट्स और वो सब लॉन्च करता है। जो स्पेस रिलेटेड काम होते हैं वो कौन करता है? इसरो, स्पेस एजेंसी इंडिया की, ठीक है। तमाम बातें क्लियर हो गई। चलिए अब क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने, एक क्वेश्चन भी था, आपको बताती हूँ अभी, पहले क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को सेना की मानद जनरल उपाधि से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति ने थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को सेना की मानद जनरल उपाधि से सम्मानित किया है? आपको बताया था कि मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिन की ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं नेपाल। ये क्वेश्चन बताया था, याद होगा, 5 नवंबर का क्वेश्चन लिया था। तो नेपाल गए हुए हैं 3 दिन की एक विजिट पर। और नेपाल की, आपको मैं हमेशा राष्ट्रपति का नाम बताती हूँ, विद्या देवी भंडारी। और विद्या किसी आदमी का नाम तो बहुत मुश्किल है जो हो, तो लेडी है, इस बात से हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो विद्या और देवी भी हैं साथ में, ठीक है। तो विद्या देवी भंडारी और वीडी भंडारी ने ये सेना की मानद जनरल उपाधि से सम्मानित किया है मनोज मुकुंद नरवणे को। किसको? मनोज मुकुंद नरवणे को, ये याद रखिएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेरिका ने 601 मिलियन डॉलर की ड्रोन बिक्री, किस देश की ड्रोन बिक्री को मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस देश की 601 मिलियन डॉलर की ड्रोन बिक्री को अमेरिका ने मंजूरी दे दी है? तो यह है ताइवान ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी है कौन सी? 601 मिलियन डॉलर की ड्रोन बिक्री कर सकता है कौन? ताइवान। ये अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी है। अच्छा, अमेरिका का अभी राष्ट्रपति का रिजल्ट आया है, प्रेसिडेंट बने नहीं, और ये चीज़ न्यूज़ में बहुत है। मैं क्या बताऊँ आपको उसमें, क्योंकि मैं तो वो बताती हूँ जो आप नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको ढूंढने नहीं पाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ज़रा मुझे बताइए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का रिजल्ट आया है, क्या नाम है उनका, और ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है। तो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं जिनको समझा जा रहा है कि अब यही प्रेसिडेंट होंगे?
क्योंकि उन्हीं के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उनका नाम बताइए। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया अमेरिका ने, WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर लिए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर बैन लगा दिया है, और राष्ट्रीय स्मारक बिल पास कर दिया है कि कोई इस राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। तो ये तमाम बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 132 मिलियन डॉलर का ऋण किस राज्य ने बिजली आपूर्ति और जल आपूर्ति के लिए ADB से पास करवाया है? या ADB ने किस राज्य को 132 करोड़ मिलियन डॉलर, ये माफ कीजिए, हाल ही में ADB ने 132 मिलियन डॉलर का एक ऋण जल आपूर्ति और बिजली आपूर्ति के लिए मतलब देने की घोषणा कर दी है। तो देने की घोषणा कर दी है मेघालय को। मेघालय 132 करोड़ रुपए का एक लोन ले रहा है जो बिजली के कामों और पानी की जल आपूर्ति के कामों में उसका इस्तेमाल होगा। मेघालय शिलोंग कैपिटल है और कांगरेट संगमांग चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और RN रवि चलिए, मेघालय के बहुत बताया है मैंने आपको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का नाम, तो आप मुझे बताइए मेघालय के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम क्या है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बताती रहती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी टेली एजुकेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? टेली एजुकेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो असम ने। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे अपने किसी भी विषय यानी सब्जेक्ट पर चर्चा कर सकते हैं, किसी भी एस्पेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। इसके लिए असम सरकार ने एक टेली एजुकेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। टेली एजुकेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन। असम में एकमात्र गोल्डन बाग मिला काजीरंगा में। काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है, नेशनल पार्क। मानस हाथियों के लिए। प्रज्ञा रेडियो स्कूल ये असम में शुरू हुआ। असम में प्रज्ञा रेडियो स्कूल। और असम की बात करें, हेमा दास, इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पोवा टाइगर रिजर्व को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। और दहिंग पटकाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको किस में अपग्रेड किया जा रहा है? तो इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक, याद रखना है आपको। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। जगदीश मुखी गवर्नर है और सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन किस राज्य में शुरू की जा रही हैं? हाल ही में किस राज्य ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन शुरू करने की घोषणा कर दी है? 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन किस राज्य ने शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो तमिलनाडु की बात बता दूं आपको। तमिलनाडु में क्या है कि तमिलनाडु में ये है कि तमिलनाडु का मतलब 3 कैंटीन, इसमें मोबाइल अम्मा कैंटीन बनाई जा रही हैं। कौन सी? 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन। इसमें क्या होगा? 7 से 10 नाश्ता मिलेगा, जिसमें 1 रुपये में इडली और 5 रुपये में पोंगल खिचड़ी, यानी पोंगल जो चावल एक वो बनता है, पोलियोग्रा या पोंगल कहते हैं उसको, ठीक है। और 12 से 3 दोपहर में खाना मिलेगा, जिसमें मिलेगा लेमन राइस, कर्ड राइस, सांभर राइस, ये सब मिलेगा खाने में, ठीक है। तो 5 में वो पोंगल और 1 रुपये में इडली
और जो दोपहर में मिलेगा वो भी 5-5 रुपए के आसपास, यानी कम दामों पर खाना प्रदान करवाएंगी। ये कौन सी कैंटीन है? ये 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन तमिलनाडु की हैं। चेन्नई कैपिटल है बनवारी लाल पुरोहित है। एडापड्डी के पलानी स्वामी तमिलनाडु में भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान, भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान बन रहा है। फिर फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पे। मार्केट कर्ज के मामले में आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 पे है। और कोविड संदिग्ध वार्ड भी तमिलनाडु में बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कैपिटल क्या है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत के कितने शहरों में, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक भयंकर जल संकट देखने को मिलेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत के कितने शहरों में जल संकट का सामना करने को, ये जल संकट देखने को मिलेगा। तो भारत के 23 शहर हैं, 23 सिटी है जिसमें भयंकर जल संकट देखने को मिलेगा 2050 तक। इसमें नंबर 1 पे है जयपुर, राजस्थान का है। नंबर 2 पर है इंदौर, ये एमपी का है। नंबर 3 पर है ठाणे, जो महाराष्ट्र का है। और नंबर 4 पे है मुंबई, जो महाराष्ट्र का है। इनमें भयंकर जल संकट देखने को मिलेगा 2050 तक। और वैसे ये संकट 23 शहरों में भारत के देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो मैं एक पार्ट तो करने की कोशिश करूंगी, पूरे तो नहीं हुए क्वेश्चन, लेकिन चलिए, इतना ज़्यादा ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इतना बड़ा काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कुछ क्वेश्चंस को और मैं लेती रहूं। कुछ 4-6 क्वेश्चन और बच गए दोनों दिन के, तो बाकी ज़रूरी लगा तो ले लूँगी, वरना कोई बात नहीं, ज़रूरी तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ये 6-7 नवंबर का करंट अफेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।